चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, लार जो हमारा सलाइवा बनता है ना, और उल्टी, ये जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटीज है इनको इनवॉलेंट्रीज यानी अनैच्छिक क्रिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा के बताओ तो आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है कि नहीं? मैं बोलूं कम करके बताओ, आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है? नहीं। मैं बोलूं आपका जो लार बन रहा है उसको ज्यादा करो, आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है? नहीं। तो जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी होती है, अनैच्छिक क्रिया है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं। एक सबसे आगे वाला जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन और हिंदी में जिसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है दोस्तों। एक होता है बिल्कुल पीछे जिसे आप लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, ओके सर। और एक होता है बीच में जिसे बोलते हैं मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। अगर आप लोगों से पूछा जाए इन तीनों में साइज में बड़ा कौन है, तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में होता है पश्चिम मस्तिष्क और सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। दोस्तों इस हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आप लोगों का अनुमस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेरिबिलम हम लोग इसको बोलते हैं। एक होता है आप लोगों का पॉन्स और एक होता है आप लोगों का मेडुला जिसे हम लोग मज्जा के नाम से भी जानते हैं। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है ये मेडुला के द्वारा ही कंट्रोल होती है और ये मेडुला हमारे कहां पर होता है? हिंड ब्रेन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? पहले समझते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? हमारी बॉडी में उन ऑर्गन्स, उन अंगों का समूह जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, आपस में एक दूसरे अंग के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय करते हैं। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे अंग होते हैं इसमें। जैसे सबसे मुख्य अंग हो गया हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क के पीछे एक मोटी सी नस निकलती है जिसे आप लोग बोलते हैं मेरुरज्जु और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर केवल इन 2 अंगों की बात करी जाए तो यह इन दोनों अंगों को मिलाकर बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और बताएंगे क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे दोस्तों ब्रेन से? अलग अलग जगह मैसेज जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे वायर, तार जैसे ऐसे संरचनाओं से जाते हैं, ऐसे वायर जैसे कुछ होते हैं। तो ये जो वायर जैसे आप लोग देख पा रहे हो इसे बोलते हैं नर्व्स यानी तंत्रिका। तो जो ब्रेन से ये जो वायर्स निकलते हैं इसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिका। सिमिलरली इसी प्रकार आपकी जो मेरुरज्जु है इससे भी आप लोगों के ऐसे वायर जैसे कुछ निकलते हैं जिसे बोलते हैं कपाल तंत्रिका और इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो ये वाली तंत्रिका और ये वाली तंत्रिका, सॉरी इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, इसको बोलेंगे मेरु तंत्रिका, इंग्लिश में बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। तो ये वाली तंत्रिका और ये वाली तंत्रिका को मिला के बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोस्तों क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या इन वाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखो एक इधर तो एक इधर जोड़े में होती है ये, फिर एक इधर एक इधर। तो अगर पूछा जाए कपाल तंत्रिका कुल कितनी होती है तो आप लोग बोलोगे 31 पेयर, 31 जोड़े आप लोगों को मिलेंगे। और अगर हम लोग बात करें मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है, ये भी जोड़े में पाई जाती है, एक इधर निकलती है तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर तो एक इधर, कुल 12 जोड़े पाए जाते हैं। तो संख्या बताओ अगर पूछा जाए टोटल तंत्रिका नर्व्स कितनी पाई जाती है तो 31 + 12 कितने हो जाएंगे? 43 जोड़े, 43 पेयर। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, अंडाशय जो कि फीमेल में पाया जाता है, महिला में पाया जाता है, इस अंग के द्वारा कौन से कार्य किया जाता है? तो दोस्तों ये महिला में पाया जाता है अंडाशय, ओवेरी है ना, इनकी संख्या 2 होती है। अब इस ओवेरी यानी अंडाशय से कई कार्य होते हैं। कैसे? आपको पता है कि फीमेल में प्रति महीने एक एग बनता है, अंडा बनता है। तो ये जो अंडा बनता है वो अंडाशय से ही बनता है, ठीक है सर। और दोस्तों ये जो अंडाशय है इनसे कुछ हार्मोन भी बनते हैं। क्या कोई 2 हार्मोन का नाम बता सकते हो क्या? एक हार्मोन बनता है इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। हार्मोन्स क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी में बनने वाले ऐसे केमिकल जिनका अलग अलग कार्य होता है, तो इसका भी कोई ना कोई कार्य होगा। सिमिलरली एक हार्मोन और बनता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो देखिए दोस्तों ये क्या कंट्रोल करता है? फीमेल बॉडी में जो पीरियड्स आते हैं, प्रति महीने आते हैं, है ना, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र। तो मासिक धर्म चक्र को जो कंट्रोल करता है वो ये हार्मोन करता है। अगर इस वाले हार्मोन की बात करी जाए तो इसका महत्वपूर्ण रोल क्या होता है दोस्तों? गर्भावस्था में प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, अगर कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको मेंटेन रखने के लिए ये वाला हार्मोन बनना बहुत जरूरी है। आ गई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि अंडाशय का क्या एक कार्य ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल। दोस्तों क्या मेटाबॉलिज्म ये वाला हार्मोन कंट्रोल करता है क्या? ये दोनों हार्मोन कंट्रोल करते हैं कि नहीं? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है, चाहे पाचन हो चाहे और भी किसी प्रकार की प्रक्रिया हो, तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कौन करता है? हमारे यहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। तो इससे बनने वाले हार्मोन क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। आ गई बात
बात समझ में? चीजें क्लियर है क्या? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताए। ठीक है, चलिए ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या है? अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ बच्चों ने मुझे भेजा कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, रेलवे ने गलत दिया है। नहीं, रेलवे ने बिल्कुल सही दिया है। देखते हैं आप उसका आंसर सही दे पाओगे क्या। देखो दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट को बोलते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बनता है। तो इससे भी कुछ पदार्थ बनते हैं, कुछ हार्मोन्स बनते हैं। तो इसको मैं क्या ग्लैंड बोल दूं क्या? बिल्कुल। अब दोस्तों इससे एक हार्मोन बनता है, वैसे तो कई हार्मोन बनता है, एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी की क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। कौन से ऑर्गन की? हाथ की, पैरों की, अरे सब अंगों की, ऑल ऑर्गन्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको थोड़ा सा एक्टिव करता है कि यह ग्रोथ ज्यादा हो। आगे बात समझ में? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर ये होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? यह सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पीयूष ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है, इसी से बना के क्वेश्चन बना दिया। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अगर आप लोगों का बोला जाए कि मेटाबॉलिज्म के लिए, चयापचय के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया। भोजन की गति का सही क्रम बताएंगे। तो भोजन को सबसे पहले हम लोग कहां पर रखते हैं? हमारे माउथ में रखते हैं, हमारे मुंह में रखते हैं। माउथ से ये भोजन एक पाइप के माध्यम से कहां पर जाता है? हमारे स्टमक यानी हमारे पेट में जाता है। इस पाइप का नाम क्या है? फूड पाइप इसको बोलते हैं, हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं। सर इसका कोई और नाम भी है क्या इंग्लिश में? बिल्कुल दोस्तों, इसको हम लोग ईसोफेगस भी इसे बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले भोजन माउथ में, फिर ईसोफेगस में, फिर इसके बाद में आपके पेट में आएगा आपके। ठीक है, तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। आप लोगों को घटक दिए गए हैं, आपको बताना है कौन जैविक घटक है, कौन अजैविक घटक है। देखिए दोस्तों, जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक आप लोग किसको बोलते हैं? जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जीवन होता है। और एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक किसको बोलते हैं? जिसमें लाइफ यानी जीवन नहीं होता है। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, जितने भी जीवित जीव है, जैसे आप हो गए, प्लांट हो गए, छोटा सा बैक्टीरिया हो गया, क्या इन सब में लाइफ होती है ना? तो क्या इनको मैं जैविक घटक बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। लेकिन रेलवे ने बोला था ये अजैविक घटक है, तो गलत बात है ना, ये सही नहीं है। दोस्तों जो मिट्टी होती है, क्या इसमें लाइफ होती है कि नहीं? मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सारे क्या है? अजैविक घटक है। रेलवे बोल रहा है ये जैविक घटक है, नहीं, गलत बात है ना, इसको भी हटाओ। दोस्तों जो मिनरल्स, खनिज होते हैं, क्या इनमें लाइफ होती है कि नहीं? भाई सोडियम, आयरन वगैरह, इनमें लाइफ थोड़ी होती है, अजैविक घटक है। क्या रेलवे ने इसको सही बोला है क्या? बिल्कुल। तो आप लोग बोलोगे सर ओनली सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? बात आ गई समझ में? चलिए मुझे बताएंगे, ग्रुप डी का फ्री बैच हम लोग कब लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी तारीख को कर रहे हैं? कौन सी तारीख को कर रहे हैं? अभी पता पड़ जाएगा। तैयारी, आप एग्जाम के लिए सीरियस हो या नहीं हो, या बस हवाओं में बातें करते हैं, सर हमारे लिए कुछ फ्री ला दो। अभी पता पड़ जाएगा कि भाई सब सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, नहीं हो, या हवाओं में बातें करते हो। अरे सर मेरे लिए, हाँ सर हमारे लिए कुछ फ्री ला दीजिए, सर हम गरीब बच्चे हैं, सर ये है। पता तो पड़े कि भाई साहब अपने बस कमेंट करना ही आता है, या अपने लक्ष्य के प्रति आप लोग बहुत ईमानदार भी है। 25 जनवरी रात्रि 8 बजे, बहुत बढ़िया, 25 जनवरी रात्रि 8 बजे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, कैसा सिंपल सा क्वेश्चन आया। यदि लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या बैग के रूप में भी जाना जाता है, तो निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे बोलेंगे? देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसका मतलब हमारी बॉडी की कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो कोशिका में जो भी एनर्जी का निर्माण होता है, या मैं बोलूं ऊर्जा का संग्रह होता है, वो कहां पर होता है? कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें होता है। इसीलिए हम लोग इसे पावर हाउस बोलेंगे। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे, कोशिका के अंदर एक पार्ट और होता है जिसे बोलते हैं लाइसोसोम। दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या के बैग के रूप में, सुसाइडल बैग। क्यों? देखो दोस्तों, इसके अंदर एक खतरनाक लिक्विड तरल भरा होता है। ठीक है, ये जो तरल होता है बेसिकली एक एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो अगर इसका कार्य क्या होता है, अगर कोशिका के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है इस कोशिका को बीमार करने के लिए, तो ये लाइसोसोम उस बैक्टीरिया को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और इसके पास में जो खतरनाक लिक्विड है ना, उसके माध्यम से उसको मार देगा। कई बार क्या होता है, कोशिका के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि लाइसोसोम कंफ्यूज हो जाता है और ये फट जाता है, और जैसे फटेगा ये खतरनाक तरल भाग बाहर आ जाएगा, क्या पूरी कोशिका को खत्म कर देगा? क्या बिल्कुल। इसीलिए हम लोग इसे सुसाइडल बैग, एटम बैग, कई नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, बताए, आ जाओ। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है,
हमारी बॉडी में कई हार्मोन बनते हैं, उसमें से एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। दोस्तों अगर यह कम बन रहा है तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगी क्या, नहीं, हमारी हाइट वगैरह कम रह जाएगी। तो कौन सी समस्या आ जाएगी, बौनापन, ड्वार्फिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा गया था 2019 के, ड्वार्फिज्म। आगे बात समझ में। और अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारी बॉडी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, खली जैसे हम लोग बन जाएंगे। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो फिर क्या करें दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो अगर ये हार्मोन कम निकलता है तो हाइपोथैलेमस हार्मोन कुछ, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है कुछ हार्मोन निकालती है और पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट कर देती है कि भाई निकाल, ग्रोथ हार्मोन निकाल। तो इससे ग्रोथ हार्मोन निकालने के लिए इसको एक्टिवेट, सक्रिय कौन करता है, ये करता है हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ में। दोस्तों ग्रोथ, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं क्या, सभी की ग्रोथ करवा रहे हैं क्या, तो ये सभी ग्रंथों को कंट्रोल कर रही है ग्लैंड, तो इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ध्यान रखना। और इस ग्रंथि को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वाली ग्रंथि, तो हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर का भी मास्टर। आगे बात समझ में। चले आ जाओ भाई, जैसे आज आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैंने भी तो मेरे गुरु से पढ़ा होगा अपने कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में। बताओ, हो सकता है दोस्तों आज आप पढ़ रहे हो, कभी बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। कई बच्चे पढ़ाते हैं, अपना घर का खर्चा चलाते हैं, वो रोते नहीं है कभी भी कि सर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। वो क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ा देते हैं। यार 6ठी क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे, क्या आप लोग 5वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्या, क्या आप लोग 6ठी क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्या? अगर नहीं पढ़ा सकते तो दोस्तों कमी आप में है। तो आपका खर्चा आराम से चल सकता है यार, शाम को 1 घंटे ले लिया, कोई एक बच्चे को पढ़ा दिया, 2-3 बच्चे को पढ़ा दिया, तो भाई साहब 2-3 हजार रुपए आपका महीने का आ जाएगा, आपका घर खर्चा चल जाएगा। बाकी मेन उद्देश्य आप लोगों का रेलवे में नौकरी लेना ही है या जिस भी एग्जाम में लेना है। आ जाओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों पौधों में लचीलापन, प्लांट में क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्या, इतनी हवा में भी ऐसे बिल्कुल करते रहते हैं। और कोई कोई प्लांट तो आपने ऐसा देखा होगा जिसका तना होता है ना, बिल्कुल ऐसे छड़ता जाता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है, पूरा दोस्तों 2-3 मंजिल तक छड़ सकता है वो। बोलो बात है ही नहीं है। तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इतना लचीलापन है, वो किस वजह से दोस्तों, इसमें उत्तक पाया जाता है। उत्तक किसको बोलते हैं, टिश्यू किसको बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को। तो पूरा पौधा बहुत अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो कुछ ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कि प्लांट में लचीलेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे टिश्यू का नाम क्या है, कोलेनकाइमा। आप लोग गलत क्या करते हो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरेनकाइमा, देखो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिए। कोलेनकाइमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कोलेनकाइमा के कारण ही क्या होता है, पौधों में लचीलापन होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि देखो दोस्तों ये जो टिश्यू है, उत्तक है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कोशिकाएं कैसी है, लिविंग है, जीवित है या डेड है, मृत है, बताओ। मृत कोशिकाएं ऐसी कोशिकाओं को बोलता है जिनमें कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, और लिविंग सेल, जीवित कोशिका उनको बोलती है जिनमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। तो ये दोस्तों लिविंग सेल्स होती है, जीवित कोशिका होती है। देखो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था इस बार के में एलपी में कि जो कोलेनकाइमा होता है ये किस प्रकार का उत्तक है। तो ये लिविंग टिश्यू है, एक जीवित उत्तक है, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आगे बात समझ में। चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन आम है। दोस्तों खंडन जो होती है, देखो फ्रेगमेंटेशन की जो हिंदी होती है खंडन होती है, मैंने आपको कई बार बताया है, एनसीईआरटी में इसकी हिंदी खंडन लिखी हुई है। तो बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं विखंडन में और खंडन में। विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजन और खंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए दोस्तों, ये फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन क्या है, ये प्रजनन का एक तरीका है, रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, रिप्रोडक्शन का। सर इस तरीके में क्या होता है, देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, नए जीव का निर्माण करना। तो आप भी करते हो, मतलब जब आप करने का मतलब जब ह्यूमंस भी करते हैं, आपकी जब शादी वगैरह हो जाएगी आप भी करोगे अपने बच्चे, तो आप अलग तरीके से करते हो, पौधे अलग प्रकार से करते हैं। तो एक मेथड है जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। दोस्तों पहली बात करते हैं, यह मेथड किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जीव जो कि मल्टी सेलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, जो कि बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्या एक कोशिकीय जीव इस विधि से प्रजनन कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब क्या आप भी बहुकोशिकीय हो क्या, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने हो क्या, मल्टी सेलर हो क्या, यस। क्या आप इस विधि से प्रजनन करते हो क्या, नहीं। तो ऐसे जीव जो कि बहुत सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, यार हम तो काफी जटिल है, देखो हमारे लीवर भी है, किडनी भी है, कितना शानदार सिस्टम है। तो जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, सरल आप लोगों के बिल्कुल जीव होते हैं, जिनके बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, वही इस विधि से प्रजनन कर पाते हैं। तो ओनली अ फ्यू,
कुछ ही कर पाते हैं। सारे बहुकोशिकीय जीव इस विधि से प्रजनन नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। किसके बारे में? खंडन के बारे में, कि सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव। कौन से बहुकोशिकीय जीव? कौन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, सरल है। आगे बात समझ में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों इनमें से कौन है जो कि सिकुड़ता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर शिथिल होता है, फैलता है, रिलैक्स होता है? बताओ किसमें ये होती है? तो आपने देखा होगा जैसे जब आप लोग अपने हाथ को ऐसे करते हो तो आपकी हड्डी के ऊपर ही मसल्स हैं। देखो जब आप ऐसे करोगे ना तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और जब ऐसे करोगे तो इसमें फैलाव होगा। तो ये चीज किसमें होती है? मसल में होती है। क्या आप लोग जानते हैं ये किस वजह से होती है? क्योंकि हमारी मसल में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इन प्रोटीन का नाम क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इस विशेष प्रकार के प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब संकुचित प्रोटीन, ठीक है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। जिसे सिकुड़ने वाले प्रोटीन कहते हैं, जिन्हें संकुचित प्रोटीन बोलते हैं। आगे बात समझ में? और अगर इनका नाम पूछा जाए तो दोस्तों नाम ध्यान रखना, एक्टिन एक तो ऐसे प्रोटीन का उदाहरण है, एक्टिन, और एक मायोसिन। ठीक है, बात आ गई समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर नहीं है। चलिए बताएंगे बताएंगे। अब देखो इसमें है ना कई दोस्त गलत करके आ गए। क्या करके आ गए? बोला गया है अगर रक्त एक संयोजी उत्तक है तो हड्डियां क्या है? तो रीजनिंग वाला दिमाग लगा दिया कि अगर रक्त संयोजी उत्तक है तो हड्डियां कुछ और होगा, संयोजी उत्तक तो नहीं होगा। सबसे पहले उसको एलिमिनेट करा। भाई ऑब्वियसली जो पढ़ के जाता है उसको तो पता ही है ये आंसर होगा, लेकिन जो भाई सब तुक्के वाला होगा उसने सबसे पहले इस ऑप्शन को एलिमिनेट करा होगा। आ गई बात समझ में? चलिए तो देखिए मेरी बात को ध्यान से समझो। ब्लड क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी यह उत्तक है क्योंकि कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। और क्या ब्लड हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है क्या? देखो यहां पर चोट लग जाएगी ब्लड आ जाएगा, यहां पर चोट लग जाएगी ब्लड आ जाएगा, पैर में चोट लग जाएगी ब्लड आ जाएगा। नहीं, ब्लड सब जगह पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। सिमिलरली हड्डियां भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, यानी ये भी उत्तक है। और क्या हड्डी आपस में कनेक्ट करने का काम करती है पूरी बॉडी को? यस, तो ये भी एक संयोजी उत्तक ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए है ना मैं निर्माण बैच लेकर आया था ना, चीख चीख के बोल रहा था। 31 तारीख को लेकर आया था। 31 तारीख से 8 तारीख तक दोस्तों इस पे 200 रुपए की छूट रहेगी। चीख चीख के बोला या नहीं बोला? आप मुझे खुद बताओ। और सारे बच्चे ज्वाइन कर भी लिया जो सीरियस होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको मतलब है। कुछ बेचारे नहीं सर वापस लेके आओ। क्यों लेके आओ? तुम खुद अपने जीवन के लिए वो नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, तुम्हें खुद को अपने जीवन से मतलब नहीं है, तो कौन तुम्हारे बाकी किसको क्या मतलब होगा? बस इधर बैठे बैठे कमेंट करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। इधर पढ़ लो, आ जाओ। पौधे को कठोर और कड़ा बनाने वाला तथा पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? तो दोस्तों ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले उत्तक का तो काम क्या है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देना, तन्यता देना। सिमिलरली प्लांट को हार्डनेस, कठोरता कौन देता है? जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जो वॉलनट अखरोट होता है ना, उसकी कवरिंग क्या होती है? काफी हार्ड होती है, कठोर होती है। तो उसमें ऐसा क्या है? तो उसमें एक टिश्यू पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। यह उत्तक ही है जो कि कठोरता प्रदान करता है। दोस्तों आपने नारियल की भूसी देखी, ऊपर का छिलका देखा है? नारियल का छिलका जिसको हस्क ऑफ कोकोनट बोलते हैं, उसमें भी यही वाला उत्तक पाया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि यह जो उत्तक है वो जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो कोशिकाएं कैसी है? डेड यानी मृत है या लिविंग है? मुझे इसका आंसर बता दो। लिविंग है, जीवित है, बताओ इसका आंसर बता दो। यह भी पूछा गया इस बार। जैसे कोलेनकाइमा उत्तक जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो लिविंग है, जीवित है। ये वाला जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो डेड सेल्स है, वो मृत कोशिका है। एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। सर कहां लिखा हुआ है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। देखो इधर पढ़ो। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। क्या देख पा रहे हो? क्या देख पा रहे हो? क्या दोस्तों इस टिश्यू उत्तक चैप्टर से रेलवे इतने क्वेश्चन पूछता है, बहुत फेवरेट उसका वो है ये। चलिए बताओ, आ जाओ। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो चलो बताओ। देखो दोस्तों हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो यानी कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है। अच्छा आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे। जी गुरु जी पूछिए, क्या इसको एनर्जी की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल। एनर्जी जिस प्रक्रिया से बनती है उस प्रक्रिया का नाम है रेस्पिरेशन और हिंदी में श्वसन है सर। हाँ आ जाओ। सर मैं तो सोचता था सांस को लेना सांस को छोड़ना श्वसन है। अरे उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। श्वसन एक अलग प्रक्रिया है। सर क्या होता है इस प्रक्रिया में बताओ। देखो कोशिका के अंदर क्या होता है? भोजन पहुंच जाता है हर कोशिका के में। कौन सा भोजन? ग्लूकोज पहुंच जाता है। तो जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ेगा
तो फिर मिलती है कोशिका को एनर्जी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारी मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है क्या? अब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या आ रही है? लिमिटेड आ रही है। तो जो मसल्स की सेल होती है, कोशिका होती है, अगर इसके पास में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये क्या करेगी? एनर्जी तो चाहिए। तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन के ही दोस्तों टूटना शुरू कर देती है, एनर्जी बना देती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, साथ में लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है इसको बोलते हैं एनारोबिक अवायवीय श्वसन। तो क्या बन जाता है? तो जो ग्लूकोज होता है, अच्छा ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दोस्तों इसमें स्टेप समझो, ये पूरा स्टेप कैसे होता है। सबसे पहले ग्लूकोज आप लोगों का टूटता है किसमें? ये प्रक्रिया में पायरोवेट नाम के एक पदार्थ में टूटता है, ठीक है सर। यह प्रक्रिया चाहे ऑक्सीजन हो या नहीं हो, यह कॉमन होती है, प्रक्रिया तो होगी। अब ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो पायरोवेट आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चले आगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये जब क्वेश्चन आया ना अभी आंसर की, तो इतने लोगों ने भेजा सर इसको चैलेंज कर दूं क्या? अरे क्यों चैलेंज करना? तुमको हर क्वेश्चन ही चैलेंज करना है क्या? पढ़ाई वढ़ाई तुमने ढंग से करी नहीं, कॉन्सेप्ट तुमने करी नहीं, ये ईमानदार की बात है, आपको कड़वा लगेगा, ईमानदार की बात है। अभी टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा ना, कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो सेलेक्ट होकर आ गया और वो बोला सर मैंने तो 10 दिन की तैयारी करी थी, मैंने तो 20 दिन ही करी थी। मतलब वो बच्चा बेवकूफ हो गया जो 1 साल से कर रहा है, जो 6 महीने से कर रहा है। तो यार आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपको लगता है सर मैं 40 में से 30 करके आ गया, मैंने तो 4 दिन आपकी क्लास देखी थी, तो उससे सिलेक्शन थोड़ी होगा 40 से 30 से यार। आ जाओ। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए? देखो मेंडल साहब क्या कर रहे थे, वो ये देख रहे थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, लक्षण कैसे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पिताजी की हाइट अच्छी है, माताजी की हाइट थोड़ी कम है, तो उनका जो बच्चा होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी कम होगी, ये देखने में बहुत ज्यादा इच्छुक थे। तो इन्होंने इस चीज के लिए किस पर एक्सपेरिमेंट करा? मटर के पौधों पर करा। दोस्तों कुछ मटर के पौधे होते हैं लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं। तो जब आपने क्रॉस करवाया इनको, तो जो मटर का पौधा मिला वो कैसा मिल रहा था? हमेशा लंबा मिल रहा था। यानी लंबा पौधा और बौना, इसमें से डोमिनेंट कौन है, प्रभावी कौन है? लंबा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली दोस्तों कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज बिल्कुल गोल आकृति के होते हैं, और कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज ऐसे रिंकल होते हैं, झुर्रीदार होते हैं। तो जब क्रॉस करवाया तो जो मटर का पौधा बना ना, उसके बीज हमेशा से गोल ही आ रहे थे। यानी इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है, प्रभावी कौन है? बताओ, गोल बीज। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा ही नहीं होगा, रेलवे ने भी ये दिया है, बताओ। और आंसर आप दे रहे थे सर मैं ये क्वेश्चन चैलेंज कर दूं क्या, चैलेंज कर दूं क्या, चैलेंज कर दूं क्या, चैलेंज कर दूं क्या? क्यों करेंगे आप, बताओ क्या गलत है इसमें? 50 रुपए आप लगाओगे अपने। दोस्तों 11 जनवरी आई थिंक आज लास्ट डे है क्वेश्चन चैलेंज करने की। मैंने क्वेश्चन भेजा है अभी टेलीग्राम पे, शायद 22 दिसंबर का सेकंड या थर्ड शिफ्ट का है, मैं फोन वगैरह है नहीं अभी, तो वो क्वेश्चन आप चैलेंज कर देना, वो गलत है रेलवे का। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल दिया। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे। डैश पत्ती की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस किसको बोलते हैं? सबसे बाहरी लेयर, परत। जैसे दोस्तों हमारी जो, अब आप बोलोगे कि सर ये स्किन है, त्वचा है। दोस्तों त्वचा की भी, जैसे मान लो ये आपकी स्किन है, फॉर एग्जांपल ये त्वचा है। दोस्तों त्वचा की भी सबसे ऊपर लेयर को कुछ अलग नाम देते हैं, बीच वाली लेयर को कुछ अलग नाम देते हैं, सबसे नीचे वाली को अलग नाम देते हैं। सिमिलरली जो प्लांट होते हैं, चाहे उनकी पत्ती हो चाहे तना हो, उनकी सबसे भारी जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। तो जैसे अगर यह एक पत्ती है, लीफ है, तो इसकी भी जो सबसे बाहरी वाली जो लेयर है उसे बोलोगे एपिडर्मिस। अब दोस्तों पत्तियों में क्या होता है, इनकी एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा यानी रंध्र। तो अगर मैं बोलूं पत्ती की एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं, ये छेद पाए जाते हैं जिसको बोलेंगे स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र भी बोलते हैं। ये बेसिकली छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे क्या होता है, अगर प्लांट में पानी ज्यादा होता है ना तो ये छेद खुल जाते हैं, और क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब इन पे पड़ता है तो ये पानी वाष्प बनके उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे चलेंगे, लेकिन फिर से मैं बता दूं क्या ध्यान है आप लोगों को। अगर सीरियस हो अपने भविष्य के लिए, सीरियस हो, आप ही की डिमांड थी, तो दोस्तों मेरा तो काम है आप लोगों को बेस्ट चीजें देना, वो सिलेक्शन लेना या ना लेना वो आपके ऊपर है।
तो मैथ, रीजनिंग, जीके काफी परेशान हो रहे थे सर क्या करे क्या नहीं करे, तो 25 जनवरी को रात को 8 बजे आप लोग जुड़ जाना। पहले ही मैंने बोल दिया दोस्तों फ्री। आगे बात समझ में, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और श्लेष्मा स्रावित करता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, पेट के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसको आप लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। ग्रंथि किसको बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्रंथि किसको बोलते हैं? जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है। तो दोस्तों इससे एक पदार्थ निकलता है, एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं जठर रस। चलो मुझे बताओ इसका पीएच मान कितना होता है, इस बार पूछा गया है। गैस्ट्रिक जूस, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? हर पदार्थ की अपनी पीएच होती है, इसकी पीएच होती है 1.2। तो जिसकी पीएच 7 से कम वो अम्लीय प्रकृति का होता है, नहीं अम्लीय प्रकृति का है। अभी जठर रस में क्या क्या पाया जाता है सुनो। इस जठर रस में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा सर? HCl नाम का, ठीक है। इस जठर रस में एक एंजाइम पाया जाता है। सर एंजाइम किसको बोलते हैं? जो भोजन का पाचन करते हैं ऐसे पदार्थ। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, तो आप भोजन में जो प्रोटीन होता है ना उसका पाचन करा देगा ये। और एक आप लोगों का क्या पाया जाता है? श्लेष्मा नामक पदार्थ, म्यूकस। सर ये म्यूकस का क्या काम होता है? देखो HCl बहुत प्रबल अम्ल है, ये आपके स्टमक के कांटेक्ट में आएगा ना, पेट के कांटेक्ट में आएगा तो उसको जला देगा। तो म्यूकस यहां पर आके जमा हो जाता है, श्लेष्मा यहां पर आके जमा हो जाता है, जो क्या करता है? अम्ल के प्रभाव से आपके पेट को बचाता है। आगे बात समझ में। तो ये सब किसके द्वारा निकलता है? इसके द्वारा निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। जी सर बात समझ में आ गई। बताओ निम्नलिखित में से किस जीव को आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं? कितनी बार मैंने आपको बताया। जैसे आप देखते होंगे दोस्तों, कभी ब्रेड को आप लोग खुले में रखोगे, एक दो दिन भी आप लोग रख दोगे ना, तो उस पर देखो काला काला से कुछ पड़ जाता है सर। हम देशी भाषा में बोलते हैं फफूंद पड़ गई। फफूंद किसको बोलते हैं? फंगस को हिंदी में बोलते हैं फफूंद या कवक। तो दोस्तों कवक तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, एनिमल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, कवक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक कवक है जिसका नाम है राइजोपस, यही है जो ब्रेड पे आप लोगों का ग्रो करता है, राइजोपस। और इसीलिए इसे ही हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताएंगे 4 स्टेटमेंट आप लोगों को दिए हुए हैं, बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का सही है। ये सारे पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित है। देखा सर, पानी गरम। आ जाओ। देखो दोस्तों, जो टेस्टिस होती है, देखो कहां पर होती है? पुरुष में पाई जाती है, बॉडी के बाहर होती है। क्वेश्चन में बोल जा रहा है एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुआ नहीं, ये एब्डोमिनल कैविटी तो उसको बोलते हैं जहां पर आप लोगों का क्या होता है, ये पेट वगैरह ये होता है, आंत वगैरह होती है, नहीं, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होती है, गलत बात है। दोस्तों क्या स्पर्म, शुक्राणु जो कि एक प्रकार की कोशिका, इनका निर्माण कहां पर होता है? तो दोस्तों टेस्टिस, वृषण में होता है, ये भी गलत है। दोस्तों क्या टेस्टिस, ये जो वृषण होती है, क्या इनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं क्या? हां सर निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों अगर आप चाहते हो टेस्टिस में स्पर्म बने, शुक्राणु बने, तो इनका तापमान कितना होना चाहिए? हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इनसे थोड़ा कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। गलत है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बताओ आगे बात समझ में, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन को, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है? दोस्तों आपको पता है जब हमारी ग्रोथ होती है तो पुरानी कोशिका से क्या बनती है? नई कोशिकाएं बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो चाहे ग्रोथ किसी में भी हो, प्लांट में हो, किसी एनिमल में हो, सब में ये चीज होती है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। अब दोस्तों प्लांट में इस प्रक्रिया के लिए एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस प्रक्रिया को बहुत फास्ट कर देता है। सर कौन सा वो हार्मोन है? दोस्तों एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है साइटोकिनिन। क्या करता है? सेल डिवीजन प्रमोट करता है, कोशिका विभाजन बढ़ाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का ग्रुप डी में और पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि इस हार्मोन की मात्रा कहां पर अधिक पाई जाती है? बताओ इसकी मात्रा कहां पर अधिक पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है, जड़ों में, कहां पर पाई जाती है? तो दोस्तों एक तो बीज में, सीड में, क्लियर है क्या? और कहां पर होती है? फ्रूट में, यानी फल में। ध्यान रखिए एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कहां कहां पर पाई जाती है? फलों में और बीजों में। आगे बात समझ में, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, अच्छा तरीका है।
बताओ। बताओ दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया, हर जीव में प्रजनन का तरीका अलग अलग है, रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग है। कोई कैसे प्रजनन करता है, कोई कैसे प्रजनन करता है, कोई कैसे प्रजनन करता है। तो ये प्रजनन का तरीका डिपेंड किस पे करता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। दोस्तों, उनकी बॉडी डिजाइन कैसी है। अब जैसे देखो, ह्यूमंस अलग प्रकार से करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का डिजाइन अलग है। क्या प्लांट हमारे जैसे कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी का डिजाइन ही अलग है। उनमें है ही नहीं टेस्टिस, ओवेरी, ये है ही नहीं। मतलब ओवेरी है, फ्लावर में है, लेकिन बाकी क्या मेल जैसे पार्ट नहीं है ना। बताओ, तो बॉडी के डिजाइन पे अगर कोई यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी के, तो एक कोशिकी के जीव कौन सा मेथड अपनाते हैं? बताओ। फिजन, विखंडन। जो बहुकोशिकीय के जीव होते हैं, जो कि बिल्कुल सरल होते हैं, वो कौन सा मेथड अपनाते हैं? खंडन, यानी फ्रेगमेंटेशन। ये जो मैंने पिछली 3 लाइनें बोली ना, तीनों लाइन से कम 8 से 9 क्वेश्चन आए इस बार टेक्नीशियन में, केवल इन 3 लाइन से जो मैंने बोली है। पता नहीं रेलवे को इस वाले चैप्टर से इस बार क्या प्यार हो गया। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। आरआरबी जेई में दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, अगर बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन है ना, तो 40 क्वेश्चन केवल इस प्रजनन वाले चैप्टर से पूछे, केवल और केवल प्रजनन से 40 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जो पूछे हैं वो जेनेटिक्स वाले में पूछे गए। पता नहीं क्या हो गया आरआरबी जेई में इस बार। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन आपको चुनना है। क्या चावल हमारे शरीर में पचता है? क्या बिल्कुल पच जाता है, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, तभी तो हम लोग खाते हैं इसको। ठीक है, चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होती है। कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? स्टार्च। क्या हमारी बॉडी में स्टार्च का पाचन हो जाता है? क्या बिल्कुल। कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को पचाता है? कौन बताएगा मुझे? एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है जो कि यह करता है। मतलब हमारे बॉडी में चावल आराम से पच जाता है, तभी तो हम लोग खाते हैं। क्या प्रोटीन भी हमारी बॉडी में पच जाता है? क्या बिल्कुल पच जाता है यार। प्लास्टिक जो होते हैं, क्या बैक्टीरिया की क्रिया से नहीं टूटता है? क्या बिल्कुल। दोस्तों देखो, जैसे आपके बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, जब आप लोग उनको पटक दोगे ना, मतलब कहीं पर छोड़ दोगे, तो इस पर्यावरण में जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है ना, वो इसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसको सरल बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ देंगे और फिर ये मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिल जाते हैं। अब प्लांट जो होते हैं ना, मिट्टी में ये है ना सरल पदार्थ, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बढ़िया है हमारे नेचर के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया दोस्तों, ग्लास हो गया, यानी कांच हो गया, अगर आपने कहीं पर पटक दिया तो बैक्टीरिया को सरल पदार्थों में नहीं तोड़ पाएगा, ये मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे, और दोस्तों प्लांट इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मतलब एक साइकिल में आ ही नहीं पाएंगे ये। तो ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई है। दोस्तों कोल हमारी बॉडी में पच जाता है क्या? नहीं पचता यार, तो ये गलत बात है, गलत कथन चुनना था। अब देखो कई बार क्या होता है, आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाया, एक भी क्वेश्चन मुझे बताओ ऐसा लग रहा होगा कि सर रेलवे बहुत टफ पूछता है। कुछ भी नहीं पूछता, वो बस आप लोगों को क्या होता है कि हम लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं कि हाँ सर याद है, अभी मैं पूछ लूं ना कुछ एक चीज, वो तुरंत आप नहीं बता पाओगे, बस हाँ सर मैंने पढ़ी थी, आपने पढ़ाई थी, लेकिन सर एग्जाम में वो तभी कर पाते हो जब आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो, मेमोराइज हो, बिल्कुल दिमाग में हो यार। कोई आपसे पूछे ना पाचन तंत्र क्या है, तो आप लोग ऐसे पढ़ा दो कि पाचन तंत्र उन अंगों का समूह है जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। अब आप लोग बोलोगे पाचन में कौन कौन से प्रक्रिया होती है? सबसे पहले होता है क्या? इंजेशन, अंतर्ग्रहण, उसके बाद में होता है पाचन, उसके बाद में क्या होता है भाई एब्जॉर्ब होता है ना, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, मतलब पूरा रटा होना चाहिए बिल्कुल ऐसा। आ जाओ, मानव शरीर में कौन सा अंग स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला से बना होता है? दोस्तों हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। ऐसी कोशिकाएं जो एक जैसी है उनके समूह को उत्तक बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में टोटल 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक उत्तक है आप लोगों का उपकला उत्तक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और दोस्तों एनसीईआरटी की हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, एपिथेलियमी, ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। एक होता है आप लोगों का संयोजी उत्तक, जिसे आप लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है तंत्रिका उत्तक, जिसे आप लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू, और एक होता है पेशी उत्तक, जिसे बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। देखिए दोस्तों, उपकला उत्तक क्या करता है? कवरिंग का काम करता है। जैसे अगर आप लोग कोई गिफ्ट पैक करवाते हो तो उसके ऊपर रैपर लगाते हो ना, रैपर लगाते हो ना, तो ये भी क्या करता है? जहां जहां कवरिंग है, कवरिंग है, कवरिंग है, कवरिंग है, कवरिंग है, वहां पर क्या है? ये उत्तक है। क्या स्किन भी कवरिंग का काम कर रही है? क्या स्किन, हमारी त्वचा भी? बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं त्वचा में क्या उपकला उत्तक पाया जाता है क्या? जी सर, पाया जाता है। अब उपकला उत्तक भी अलग अलग प्रकार का होता है। अगर दोस्तों कोशिकाएं बिल्कुल पतली पतली और चपटी चपटी है, ऐसे उपकला उत्तक को क्या बोलते हैं बताएंगे? स्क्वैमस, स्क्वैमस उपकला उत्तक। दोस्तों कई जगह क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती है ना, इसकी एक लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर होती है, बहुत सारी परतें होती है। तो ऐसे स्क्वैमस उपकला उत्तक को क्या बोलते हैं? स्तरीकृत। अलग अलग स्तर मिल रहे हैं ना, तो स्तरीकृत, स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला उत्तक, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बताओ
तो स्किन में हमारे यही वाले पाए जाते हैं, त्वचा में यही पाए जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? सर मेरा 86.67 रॉ मार्क्स आ रहा है, साइंस में 39 सही है, 40 में से हो जाएगा क्या सिलेक्शन? बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। ओके चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पुंकेसर किसको बोलते हैं? पौधे के मेल पार्ट को, नर भाग को। और वर्तिकाग्र किसको बोलते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, फ्लावर में ये बीच में से कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये तो पौधे का क्या है? फीमेल पार्ट है, मादा भाग है, जिसे आप लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इंग्लिश में कौन बताएगा क्या बोलते हैं? सर इंग्लिश में बोलते हैं कार्पेल, और एक नाम और है क्या? पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। और जो ये वाला पार्ट है वो क्या है? मेल पार्ट है, नर भाग है। और नर भाग को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। हिंदी में बताओ पुंकेसर। तो दोस्तों जैसे ह्यूमंस कैसे रिप्रोडक्शन करता है? मेल से सीमेन वीर्य फीमेल बॉडी में जाता है, यानी मेल पार्ट से कुछ जा रहा है फीमेल पार्ट में। सिमिलरली यहां से भी कुछ जाता है फीमेल पार्ट में। जो कुछ जाता है ना, वो क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पराग कण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोलेन ग्रेन इसको बोलेंगे। आगे बात समझ में? जी सर। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझो, पुंकेसर से स्त्री केसर में पराग कणों का जाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। और दोस्तों ये स्त्री केसर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो बेसिकली स्टिग्मा में ये जाते हैं। अब दोस्तों अगर किसी फ्लावर के मेल पार्ट से, नर भाग से, उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में जा रहे हैं, तो ऐसे पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वयं परागण। अगर किसी एक फ्लावर के मेल पार्ट से, नर भाग से, किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में अगर जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यदि पराग एक ही फूल में हो रहा है, यानी एक ही फूल में हो रहा है, उसी के मेल से उसी के फीमेल में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वयं परागण। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अरे चुन्नू चुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू मुन्नू चुन्नू, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों भी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, जल्दी ही देखो, थोड़े चांसेस हैं, जल्दी बन रहे हैं, 1-2 वीक में आप लोग को हो सकता है रिजल्ट देखने को मिल जाए। आ जाओ, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में इतनी बार पढ़ा के परेशान हो गया, फिर भी गलत करके आते हो एग्जाम में। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हमारी बॉडी में जो कोशिका पाई जाती है, हम क्या है? एनिमल है, जंतु है। तो जो एनिमल की सेल हो, जंतु की कोशिका हो, अब प्लांट जिन कोशिकाओं से मिलकर बनाता है उसमें से एक कोशिका उठा लेते हैं, प्लांट की एक सेल ले लिया, पादप की कोशिका ले ली, इसमें अंतर क्या होता है? दोस्तों हमारी कोशिका के अंदर कुछ खाली जगह होती है जिसे बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका, इसको रसधानी के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं वैक्यूल। क्या वैक्यूल केवल और केवल मतलब इधर ही पाई जाती है? दोस्तों प्लांट सेल में भी होती है, दोस्तों बहुत बड़ी साइज की होती है वैक्यूल, रिक्तिका। तो दोस्तों जो रिक्तिका है वो जंतु कोशिका में तो छोटे आकार की है, जबकि पादप कोशिका में बड़े आकार की है। क्लियर है क्या? रिक्तिका 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 रिक्तिका। और दोस्तों ये एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है। अब आप बोलोगे गुरुजी मैं कौन सी एनसीईआरटी पढ़ूं, मैं परेशान हो गया, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्यों पढ़नी है एनसीईआरटी? जब मैंने आपको बोल दिया कि जो निर्माण बैच है उसमें मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, आपको कुछ भी ना कोई बुक परचेज करने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है, सारे टेस्ट वगैरह सब मैं आपको दे दूंगा। फिर क्या दिक्कत आ रही है तुमको? ढंग से चीज फॉलो नहीं करते, फिर आप परेशान होते हो कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 साल खराब कर लेते हो अपना, 200 300 के चक्कर में। सर 200 कम कर दो, 100 कम कर दो सर, मैं इसके चक्कर में कहीं दूसरे ले लेते हैं, फिर पछताते हो आप। 1000 बार समझा दिया कि यार एग्जाम अगर क्रैक करना है सिलेबस देखो, जो सिलेबस में वो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? दोस्तों प्लास्टिड, ये सुनते ही बच्चे भागे किसकी तरफ कि यार ये तो प्लांट सेल में होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, केवल पादप कोशिका में होते हैं। आपने करा ऐसे, एग्जामिनर ने करा ऐसे। देखो ढंग से तो समझो, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या हमारी कोशिका में नहीं पाया जाता क्या? तो अगर केवल इसकी बात होती तो ये आंसर हो जाता। देखो अगर हम लोग बात करी जाए, ये प्लांट की सेल ले लो और ये एनिमल की सेल ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। दोस्तों प्लास्टिड के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कि नहीं? तो यह भी गलत हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी कोशिका में एनर्जी बनती है वो किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। तो एटीपी बनती कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या प्लास्टिड में बनती है कि नहीं? इसको भी हटा दो। तो फिर इसमें है क्या दोनों में? देखो
दोस्तों ये जो प्लास्टिड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उनमें क्या समानता है? देखो किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका का जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक नाम के कोशिकांग में होता है, लेकिन ये दो कोशिकांग ऐसे, इसके अंदर भी डीएनए होता है। बात करी जाए दोस्तों, कोशिका का जो राइबोसोम होता है वो बाहर होता है, इस द्रव्य में होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर भी पाया जाता है, तो इनके पास में खुद का डीएनए और राइबोसोम है दोस्तों। इसीलिए इन दोनों कोशिकांग को एक विशेष नाम से जाना जाता है। कोई बता सकते हो क्या ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन? मुझे वो बता दो, क्वेश्चन क्या आया था 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन। तो इन्हें विचित्र कोशिकांग के नाम से जानते हैं। स्ट्रेंज, ये बिल्कुल अलग अजीबोगरीब यार, इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो इसे हम लोग स्ट्रेंज ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन था क्या? बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन था क्या? बताओ दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारी किडनी होती है, कितनी होती है? 2 होती है, या मैं बोलूं एक जोड़ा, एक पेयर। बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्या किडनी के बारे में? बिल्कुल सर, सही लिखा हुआ है। दोस्तों किडनी में जो मूत्र बनता है वो नीचे आता है नली के माध्यम से। इन नली को बोलते हैं यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी। क्या यूरेटर का एक जोड़ा है क्या? बिल्कुल सर, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में ये यूरिन आपका नीचे आ जाता है, यहां पर आके संग्रहित हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैडर यानी मूत्राशय। मूत्राशय कितना होता है? एक ही होता है ना? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अनपेयर्ड है? बिल्कुल सर, ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई है। अब इसके बाद में जो मूत्र होता है वो एक नली के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर आता है, इस नली का नाम है यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। ओके, क्लियर है? तो ये जो यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग, ये कितनी है? केवल एक है क्या? एक पेयर है क्या? नहीं। देखो लैंग्वेज में कई बच्चे गलत करके आए इसको आते हुए भी। अभी भी जैसे मैं देख रहा था डी आंसर दे रहे थे, आप देखो तो सही क्या बोला जा रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के बोला है। बिल्कुल अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ये। आगे ना अच्छा लग रहा है ना? मतलब देखो अभी आपको हो सकता है सिंपल लग रहा हो, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हो ना तो ये ऐसे छोटी मोटी गलती हो जाती है। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, अरे गुरुजी बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं ना तो काफी अनपेयर्ड, मतलब देखो बोला भी क्या है? अनपेयर्ड, ए पेयर, मतलब इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब हो गया 1। आगे बात समझ में? तो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है यार, हो जाती है गलती। तो निम्नलिखित में से कौन मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, उनमें नहीं पाया जाता? सर ये उत्तक कौन सा है? दोस्तों पादप में मुख्यतः 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक होता है आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में इसे बोलते हैं विभो, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लिखा विभजोतक उत्तक, विभजोतक। एक होता है दोस्तों आप लोगों का स्थायी उत्तक, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। आ जाओ। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, ये जो उत्तक है वो ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। बिल्कुल, ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। इस कोशिका में विशेष क्या चीज देखोगे? जो पादप कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है ना, जिसे बोलते हैं रिक्तिका यानी वैक्यूल, इनमें वो पाई नहीं जाती, इनमें रिक्तिका की कमी होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब दे पाओगे क्या? इसका जवाब दे पाओगे क्या? इसका जवाब आप दे पाओगे क्या? देखो दोस्तों, ये वाली कोशिका बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। सक्रिय यानी एक्टिव होती है, एक्टिव। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो आप अपने रूम पे रहते हो, खाना खुद बनाते हो, शायद बहुत बच्चे रहते होंगे, कुछ घर पे रहते हैं, कुछ रूम पे रहते हैं, है ना, मतलब बाहर तैयारी करते हैं। तो आप अपना खाना बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप एक्टिव हो। तो आप जो सुबह आप खाना बनाओगे, सब्जी बनाओगे, मार्केट में जाके ले आओगे, जो शाम को बनाना है आपको पता है, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी और मार्केट से मैं सब्जी भी ले आऊंगा। जो एक्टिव होगा, क्या उसको स्टोर करने की जरूरत है क्या? कि नहीं मेरे 4 दिन के लिए यार, कौन बार बार जाएगा, 5 दिन के लिए आता हूं, कौन बार बार बाहर जाएगा? जो एक्टिव होता है वो लगा नहीं, मैं सुबह की सुबह ले आऊंगा, शाम की शाम को ले आऊंगा, सुबह की सुबह ले आऊंगा, शाम की शाम को ले आऊंगा। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, तो इनको कुछ ज्यादा संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनमें वैक्यूल नहीं पाई जाती। दोस्तों समझ में आई क्या बात? चलो आ जाओ। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कोशिका होती है ना, कोशिका के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। आ गई बात समझ में? दोस्तों इसके अंदर एक और लेयर, एक और परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति किसी में मिले या नहीं मिले, ये वाली तो सब कोशिका में मिलेगी, चाहे पादप की कोशिका हो, जंतु की कोशिका हो, और ये किसी में मिलती है, किसी में नहीं मिलती। दोस्तों क्या एनिमल्स में मिलती है क्या जंतु में नहीं मिलती? हम भी तो एक प्रकार के जंतु है दोस्तों। हम लोगों को अगर सर्दी लगती है, अंदर कमरे में आके बैठ जाते हैं,
गर्मियों के दिनों में अंदर कमरे में आ जाते हैं, कूलर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं। बेचारे प्लांट को तो बाहर रहना है, तो इनको तो सूर्य का प्रकाश झेलना है या नहीं झेलना, काफी चीजें झेलनी है नहीं झेलनी। तो दोस्तों इनकी कोशिका को एक विशेष प्रोटेक्शन दे देंगे, बिल्कुल इनमें सर चारों सेल वॉल होनी चाहिए, तो कई प्रभाव से ये बचाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है बताओ? आगे बात समझ में, धीरे धीरे आ रहा है समझ में? आप मुझे बताओ, एक भी चीज ऐसी लग रही है कि सर हार्ड है? कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, अपने दिमाग से निकाल दो पहले तो। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं। अब इसमें भी कई लोग गलत करके आ गए जल्दबाजी के चक्कर में। मनुष्य में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? सर ये क्या होते हैं, इसको समझा दीजिए जिससे आगे गलती नहीं करूं। हाँ दोस्तों एक चीज मैं बोल रहा था, यहां पर हिंदी माध्यम के छात्र कितने हैं बताइए एक बार, और जो इंग्लिश माध्यम के छात्र है वो इंग्लिश लिखेंगे, और जो हिंदी माध्यम के छात्र है वो हिंदी लिखेंगे। कुछ भी नहीं लिखना, केवल एक ही चीज लिखनी है, इंग्लिश माध्यम वाले छात्र को इंग्लिश लिखना है, हिंदी माध्यम वाले छात्र को हिंदी लिखना है। मैं कुछ बताऊंगा आपको। मैं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं 80% बच्चे लगभग हिंदी माध्यम के छात्र हैं, 20% बच्चे इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं मेरी बात समझो, मैं तो जैसे पढ़ाता हूं मैं वैसे पढ़ाऊंगा। दोस्तों जो हिंदी माध्यम के छात्र है ना, वो इंग्लिश के टर्म भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मैं बता रहा हूं ना, किसी कारण से बता रहा हूं मैं। अभी जितने भी एग्जाम हुए ना उसमें इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। सर क्यों फायदा होने वाला है? क्योंकि यार हिंदी में कई ट्रांसलेशन ही पता नहीं क्या दिए हुए हैं, अलग ही मतलब ही बिल्कुल अलग, मतलब जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी उसको नहीं समझ पाए। कई क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हिंदी में गलत दिया हुआ है, इंग्लिश में तो सही दिया हुआ है। तो अगर रेलवे बोल दे कि भाई साहब, कई एग्जाम का रूल्स होता है कि इंग्लिश वाले मीडियम का ही सही माना जाएगा, तो आपको थोड़े से टर्म्स देख लिया करो, जान लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, जान लोगे कि यार कि कोशिका भित्ति को अगर सेल वॉल बोलते हैं, अगर समझ लोगे अच्छी बात है, तुम्हारे लिए नॉलेज की बात है। आ जाओ आ जाओ, चलिए बताओ, आ जाओ। तो सेक्स क्रोमोसोम कितने मौजूद होते हैं? दोस्तों हमारी जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे धागे जैसे कुछ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम या क्रोमोसोम। दोस्तों एक्चुअली में धागे जैसे जो पाए जाते हैं ना, ये जो धागे जैसे पाए जाते हैं वो ऐसे होता है, वो ऐसे होते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो, जब कोई कोशिका विभाजित होने वाली होती है, डिवाइड होने वाली होती है, तो वो अपने आप को प्रॉपर अरेंज कर लेती है ऐसे। तो जब क्रोमेटिन प्रॉपर अरेंज हो जाता है तो इसे ही क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ऐसे हो जाता है ऐसे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा ये रहा, टोटल 23 पेयर, यानी अगर संख्या की बात करी जाए 46 आप लोगों के क्रोमोसोम पाए जाते हैं मानव कोशिका के अंदर। आगे बात समझ में। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे एक ले ले हम लोग लड़का बॉय, और एक ले ले हम लोग लड़की यानी गर्ल। तो क्या सर लड़का की कोशिका और लड़के की कोशिका दोनों में 46 क्रोमोसोम होते हैं? बिल्कुल। अंतर क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, संरचना। तो इसको हम ऐसे, इनके स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स 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 एक्स। तो टोटल जो 23 जोड़े हैं उसमें से जो 22 पेयर तो बिल्कुल सेम होते हैं लड़के में और लड़की में। जो 23वां पेयर होता है ना लड़की का, वो भी ऐसा ही होता है पहले के 22 के जैसे, एक्स 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 एक्स। 23वां पेयर जो लड़के में होता है वो एक्स वाई होता है, थोड़ा अलग होता है। यानी इस 23वें जोड़े से आप लोग बता दोगे कि वो लड़का है या लड़की है, तो इसको मैं क्या बोलूं? सेक्स क्रोमोसोम बोल दूं। क्या इससे सेक्स का पता पड़ जाएगा, लिंग का पता पड़ जाएगा? तो टोटल कितना है ये? एक पेयर। संख्या पूछी जाए तो 2 पेयर पूछे गए यहां पर। ऑप्शन नंबर डी। बोलो हाँ या ना। क्लियर? तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग जुड़ेंगे 25 जनवरी को। मैथ्स रीजनिंग वगैरह बहुत प्रॉब्लम आपने झेल ली, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पिछली बार मैंने आपको वादा करा था एलपी टेक्नीशियन का जब एग्जाम चल रहा था कि अभी आप पढ़ो, मैं आपको साइंस बेस्ट करा दूंगा। बाकी मैथ्स रीजनिंग के लिए आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा 25 तारीख को। दोस्तों ध्यान रखो, जो एलपी वाले बच्चे हैं जिनका सीबीटी 1 अभी हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, जल्दबाजी मत करो। कुछ बच्चे बोलते सर सिलेबस जल्दी जल्दी कराओ, कुछ बोलते कि सर अभी है ना किसी ने बोल दिया आपका है ना जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। सर वो सब कोर्स बेचने के चक्कर होता है, वो सब कोर्स बेचने का चक्कर होता है। जब मैंने बैच स्टार्ट किया तभी मेरे को बच्चे बोलते सर 2-2 घंटे क्लास लगाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, किसी टीचर ने ये बोला है। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि भाई साहब अभी हो जाएगा, ये दिसंबर में हो जाएगा। हाँ दिसंबर में नहीं होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट दोस्तों आएगा ना, उसके बाद में समय आपको नहीं मिलेगा। और ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग सिलेबस में देखोगे तो आप लोगों का पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, जो पूरे 50 मार्क्स का, जो आप लोगों को परेशान करके रखता है। मेरा 4 दिसंबर से शुरू हुआ था ये बैच। आप लोग जुड़िए, तैयारी को बेहतर करिए। समझ में आ गई बात को? ऐप में जाके आप लोग देख सकते हो, सारी जानकारी यहां पर है।
दूसरी बात, 2025 के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी, जेई, दोस्तों विज्ञान बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और दोस्तों पूरी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आता है। कोई छठी की एनसीईआरटी से कोई बना देगा, कोई 7वीं से, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में आप लोगों का जो जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच है, इसमें सब कुछ हो जाएगा। ना कोई आप लोगों को कोई बुक खरीदनी है, ना कुछ। ये जो बच्चे जुड़े हैं निर्माण बैच में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास के नीचे बच्चों को बता दें कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, क्योंकि आप बताओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपने ज्वाइन किया है। यहां पर कंप्लीट थ्योरी है, 1 बजे क्लास होती है। जब ये चैप्टर पूरा हो जाता है तो हम लोग उसके क्वेश्चंस करते हैं, मतलब सॉरी, जब चैप्टर पूरा हो जाता है तो आपको उसका एक टेस्ट भी मिल जाएगा। साथ में दोस्तों थ्योरी के साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी मैं आपको कराता हूं। देखो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, है ना, ये सारे आपको क्वेश्चंस कराता हूं। डेली लाइव क्लास होती है, मिस कर दोगे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे अगर आज चैप्टर स्टार्ट होगा मोशन यानी गति, तो 2024 के जितने भी एग्जाम में गति के क्वेश्चन आए वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के छात्र इसमें कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। हर क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलती है, साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है। पहला टेस्ट कल डल चुका है, क्योंकि पहला एक चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, मात्रक एवं मापन। तो उसका टेस्ट सीरीज आप लोगों को, मतलब पहला टेस्ट आपका डल चुका है, तो आप लोग जाके लगा लो। और 1 साल की वैलिडिटी है जब आप लोग ज्वाइन करोगे। तो ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर में जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, इसके कोर्स वाले सेक्शन में आप लोगों को आपको मिल जाएगा। ये रहा निर्माण बैच, और इसको जाके बाय नाउ कर लो। अगर शिखर बैच आपको लेना है जो कि एलपी सीबीटी 2 का है बेसिक इंजीनियरिंग में, तो वो आप लोग ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये आप लोग पेमेंट कर देना, आपकी क्लास चल जाएगी। जो भी क्लास लाइव होती है उसका शेड्यूल आप लोगों को यहां पर दिख जाएगा। जैसे आज आप जाके देखोगे मोशन पार्ट 1, आप लोगों को ये शेड्यूल दिखेगा। जैसे ही क्लास पूरी हो जाएगी ये इस वाले सेक्शन में चली जाएगी। आगे बात समझ में? सर ये क्या है? ये जो 2024 वाला जो बैच है वो मैंने दे दिया है, हालांकि आप लोग इसको मत पढ़ना, आप लोग बिल्कुल डेली जो नया बैच है इसको आप लोग फॉलो करिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई समस्या हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 7374019437। आगे बात समझ में? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।